नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। छात्र जीवन में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनकी आंखों में एक सुनहरा सा सपना होता है और उसके लिए वो 3 लेयर की परीक्षा पास करते हैं। पहले प्री पास करते हैं, फिर मेन और फिर इंटरव्यू फेस करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के दौर से गुजरते हैं, तब जा कर के 5 साल बाद उन्हें कलेक्टर या एसपी की पोस्टिंग मिलती है। इस दौरान वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस संघवाद को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो संघवाद कहीं देश की एकता के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा, कहीं अलग होने की आवाजें तो नहीं उठने लगेगी। लिहाजा एक ऐसी अखिल भारतीय सेवा बनाई गई कि जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनके हाथ में असली पावर होगा और वो पूरे देश को एक रखेंगे। उनका कंट्रोलिंग रखा गया सेंटर के पास। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आईएएस आईपीएस की। उनका देश को एक रखने में और सिस्टम को बनाए रखने में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। ये बात अलग है कि उन्हें जो है वो स्टेट का डर दिया जाता है और सारी जिम्मेदारी स्टेट की हो जाती है, लेकिन जब भी उनसे संबंधित कोई एक्शन लेना होता है तो उसमें सेंटर और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। एक आईपीएस अधिकारी जो संभवतः 1988 बैच का है, जो आज के दिन में काफी सुर्खियों में है, नाम है आरएस यादव और उनका काडर था गुजरात लेकिन रहने वाले हरियाणा के थे। जान करके आपके ताजुब होगा कि सिस्टम ने जिस जिले के वो एसपी हुआ करते थे, यानी कि जिंद के, वो सिस्टम उन्हीं के खिलाफ एफआईआर करता है और अभय चौटाला जो कि ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं और ताऊ देवीलाल के पोते हैं, उन पे आरोप है कि उन्होंने उस आईपीएस को 39 जूते मारे थे। कस्टडी में थे आईपीएस साहब, खून निकलने लगा था लेकिन उफ नहीं किया था उस आदमी ने। कहानी शुरू होती है 1993-94 से। गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी होते हैं, भजनलाल की सरकार होती है। नियम ये है कि कोई अदर स्टेट्स के आईएएस आईपीएस को आप 5 साल के लिए डिप्यूटेशन पे अपने स्टेट में ले आ सकते हैं। भजनलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो लेकर के आए। उनकी पोस्टिंग जींद, सोनीपत और सिरसा में रही। संभवतः ये 95 के आसपास की घटना है, जब वहाँ पे रेल रोको आंदोलन वगैरह चल रहा था और भजनलाल की सरकार थी। तो जैसा कि आईपीएस आरएस यादव ने खुद बताया है कि स्पेशली भजनलाल ने बुला करके उनको सिरसा भेजा था। आगजनी हो गई थी, ट्रेनें फूंक दी गई थी और प्रधानमंत्री नरसिंह राव हुआ करते थे। उन्होंने भजनलाल को फ़ोन किया था। भजनलाल को एक सख्त आईपीएस की दरकार थी, लिहाजा आरएस यादव की पोस्टिंग होती है। वो वहाँ जा कर के अजय चौटाला और अभय चौटाला की गिरफ्तारी करते हैं, क्योंकि ये लोग आंदोलन में शामिल थे। उनका कहना है कि हमने पूरे सम्मान के साथ गिरफ्तारी की। मामला रेलवे का था, गिरफ्तार करके रेलवे को सौंप दिया। वो जेल गए, उसके बाद उनकी जमानत हो गई। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। चौटाला परिवार को ये कतई गंवारा नहीं था कि एक आईपीएस की इतनी हिम्मत कि चौटाला परिवार पे हाथ डाल दे, गिरफ्तारी करे और उसके बाद उन्हें जेल में कहा जाता है कि कूलर नहीं मिला था, गर्मी का दिन था, जुलाई का महीना था। लिहाजा वो भी गुस्सा उन्होंने उस आईपीएस पे ही निकाला और अपने मन में पाल लिया कि वो ना हो ये एसपी सिरसा की ही शरारत है जो कि कूलर भी नहीं मिलने दिया जेल में। अब क्या होता है कि उसके बाद इस आईपीएस के सामने भी एक ऑफर रखा जाता है सियासतदानों द्वारा। संभवतः ये बंसीलाल थे जिन्होंने कि ऑफर रखा, बाद में उनकी सरकार आ गई थी, तो कि हम आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। पत्नी उनकी जज हुआ करती थी, नाम है अनुपमा यादव। उन्होंने सर्विस से रिजाइन किया, बामुश्किल 6 साल की सर्विस रही होगी और चुनाव मैदान में उतर गई, लेकिन ऐन मौके पे टिकट कट गया। उन्होंने टिकट नहीं दिया क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया था। निर्दलीय चुनाव लड़ी, महज 6000 वोट पाई थी। उनका करियर जो है न उधर जुडिशरी में रह पाए और न ही राजनीति की हो पाए। इसके बाद इनकी वापसी हो जाती है गुजरात में। वो वहाँ जाकर के हिरेन पांड्या जो तत्कालीन गृह मंत्री हुआ करते थे, वहाँ उनसे टकरा गए एक बच्ची के किडनैपिंग में और वो सस्पेंड हो गए, डिसमिस भी हो गए। फिर कैट में मामला चला गया। इसी दौरान की बात है, सस्पेंशन की दौरान की, 2003 की। 2000 में एक शख्स कश्मीरा सिंह पहुँचते हैं वहाँ के एसपी के पास कि हमें जो है लाइसेंस लेना है। तो वो कहते हैं कि इस पे साइन कर दीजिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा।
वो साइन कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके साइन से इनके खिलाफ एक शिकायत की जाती है। तब तक ये सस्पेंड होकर के आ गए थे, जैसा कि आर.एस. यादव बता रहे हैं पूरी कहानी। और कहा जाता है कि जब आप एसपी जींद थे तब आपने जो है अपनी सरकारी गाड़ी के रिपेयरिंग और तेल में हेराफेरी की थी। 1 लाख का सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ, लिहाजा आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। ये कहते हैं कि यदि 1 लाख का हमने नुकसान किया है तो मैं भरने को तैयार हूँ, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद तब तक चौटाला की सरकार आ चुकी थी, ओपी चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2003 दिसंबर की घटना बताई जा रही है कि उन्हें चौटाला पुलिस चौकी में ले जाया गया था गिरफ्तार करके, और वहाँ पे अभय चौटाला थानेदार की कुर्सी पे बैठे हुए थे। उनको देखते ही वो भड़क गए थे और पूरे 39 जूते मारे थे गिरा करके। चूँकि ये वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे। मज़े की बात ये है कि वो एसपी और डीवाईएसपी लेकर के गए थे। उस समय कौशिक डीवाईएसपी हुआ करते थे और पुलिस वाले वहाँ पे खड़े चुपचाप तमाशा देख रहे थे। आर.एस. यादव जींद, सोनीपत और सिरसा के एसपी रहे थे, तो लिहाजा उनकी इमेज के बारे में पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरह से पता था। लिहाजा उसी में से किसी पुलिसकर्मी ने कहा कि ऐसे तो ये मर जाएंगे, फिर अभय चौटाला ने छोड़ दिया था। उसके बाद वहाँ पर गुजरात में वो उनका मामला चूँकि कैट में चला गया था, वहाँ से वो केस अपना जीत जाते हैं, उनकी बहाली हो जाती है और फिर वो 2022 में रिटायर होते हैं आ करके, और हरियाणा में वो अपने घर रहने लगते हैं। उस रिटायरमेंट के 3 साल बाद वो हफ्ता भर पहले एक इंटरव्यू देते हैं कि यूट्यूबर को, और पूरी कहानी बता जाते हैं। साथ में वो ये भी जोड़ते हैं कि अब वो बौद्ध हो गए हैं और उनके गुरु ने ये शिक्षा दी है कि माफ करना सीखो, क्षमा करना सीखो, क्षमा कर दो। तो वो यूट्यूबर जब उनके पास पहुंचता है तो पूरी कहानी सुना जाते हैं। अब इस कहानी में जो है 2-3 पेज है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इतने दिनों बाद क्यों ये बात बता रहा है, इसके पहले भी तो बता सकते थे। हमारी सरकार तो कब की चली गई थी यदि सरकार से डर रहे थे तो। कह रहे कि इतने दिनों बाद मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर वो दैनिक भास्कर समेत कुछ अखबारों की कटिंग जो है सामने आता है कि उस समय भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि उनके साथ किस तरीके से जुल्म और ज्यादती की गई और कैसे अभय चौटाला ने उनको 39 जूते मारे थे, टॉर्चर किया था। यदि 1 लाख सरकारी फंड का नुकसान हुआ तो जमा कराने को तैयार है। बताइए इसमें कौन सी पूछताछ होनी है कि उनको रिमांड पे लिया गया था। अभय चौटाला कह देते हैं कि हम तो 100 करोड़ का नोटिस देंगे, मानहानि का केस ठोकेंगे। यहां तक उनकी पत्नी अनुपमा यादव कहीं सीन में नहीं थी। जैसे ही अभय चौटाला ने ललकारा, चेतावनी दी, वैसे ही अनुपमा यादव शेरनी बन करके आकर के ढाल बन जाती है और अपने फेसबुक पर उन्होंने एक के बाद एक लगभग 35 पोस्ट डाले हैं और सीधे अभय चौटाला को चुनौती दी है कि आओ कोर्ट चलते हैं, वहीं जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आर.एस. यादव जो आईपीएस हैं रिटायर्ड, वो कहते हैं कि या तो आप साबित कर देना तो मेरा जो कुछ भी है मेरे पास वो सब ले लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और नहीं तो आप मुझे 100 करोड़ दे देना। अब उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे साबित करोगे, तो उन्होंने कहा कि उस समय तमाम पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे जो रिटायर्ड हैं, अब किसी वो दबाव में नहीं है, वो गवाही देंगे कि अभय चौटाला ने मुझे चौकी में 39 जूते मारे थे और खून रिस रहा था और मैं असहाय था। अब जो है पूर्व जज अनुपमा यादव ने आकर के चुनौती दे दी। सवाल ये 2-3 उठ रहे हैं दोनों तरफ से। अब वहां के मीडिया भी जो है 2 भागों में बट गई है। वो सीधे सीधे चौटाला भक्तों को उनकी पत्नी चुनौती दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आपने तो जिंदल के यहाँ नौकरी भी की थी। जिंदल के यहाँ नौकरी उन्होंने की थी, ये बात उन्होंने खुद बताई थी। बच्चों को पढ़ाने थे, सस्पेंड चल रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा नौकरी कर ली थी प्राइवेट। और फिर ये सवाल उठता है कि इतने दिनों बाद करा, कि इतने दिनों बाद नहीं, हम 2003 में जब जेल से छूटे थे तभी जमानत पे, तभी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर दी थी। तो चुप तो नहीं रहे थे, न तब चुप रहे थे, ना अब चुप रहे थे हैं। तो वो ये कहती हैं कि ठीक है, आपने नहीं किया, आप कोर्ट जाना चाहते हैं, चलिए कोर्ट में चलते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। चौटाला परिवार के बारे में कौन नहीं जानता है। ताऊ देवीलाल के जमाने से
जो ओपी चौटाला ने हेकड़ी शुरू की थी, आखिर बताइए कि ओपी चौटाला इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दी, किस मामले में 10 साल की जेल हुई थी? टीचर भर्ती घोटाला में एक आईएएस से टकराए थे, उसने पोल खोली थी और दोनों को जेल हुई थी। ये दुनिया जानती है, ये सबको पता है। अभय चौटाला जिस तरीके का व्यवहार करते हैं ब्यूरोक्रेट से, ये ब्यूरोक्रेट तो वो है जो कि सामने आकर के बोल रहा है, उनकी पत्नी सिरनी बन के सामने आकर खड़ी हो गई है। बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पिटने के बाद चुप होकर रह गए। कौन नहीं जानता है कि चौटाला के शासन में यदि कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई और कुछ पसंद आ गया तो कहा जाता है, जो लोग पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि ये उनका हो जाया करता था। और अफसरों की तो उनकी निपटने का तरीका, अभी मौजूदा डीसी को जिस तरीके से उन्होंने डांटा है, जिस तरीके से फोन पे बात की है, उससे उनके अंदाज के बारे में पता चल जाता है। ब्यूरोक्रेट को अधिकार संविधान ने दिया है, किसी राजनेता ने नहीं। ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट भी होते हैं, अधिकांश भ्रष्ट होते हैं, लेकिन ईमानदार भी होते हैं। ऐसे ऐसे पुलिस में, सिविल सर्विस में, आर्मी में अफसर हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपना जीवन जिया है और अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी है। आरएस यादव की बातचीत से जितना पता चल रहा है और उनके बैकग्राउंड के बारे में पता करने पे, जो उनके साथ पुलिसकर्मी काम कर चुके हैं, कोई भी नहीं कहता है कि वो भ्रष्ट है। अभय चौटाला ने एक और बात कही है कि उनकी पत्नी को बर्खास्त किया गया था और भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया था। तो मान लिया, उन्हीं की बात मान ली, पत्नी पे तो बात ही नहीं आ रही है। बात आ रही है आरएस यादव पे कि 3 जगह एसपी रहे, आप बता दो कि उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार किया था। 1 लाख तेल का गोलमाल किया था, वो कह रहा है कि मैं जमा करा देता हूं, यदि ऐसा आरोप है तो। जब तक अंदर साहस नहीं होगा, सच्चाई नहीं होगा, कोई ऐसे नहीं दहाड़ पाएगा। और व्यक्ति की इमेज जो है, छवि जो है, वो आगे आगे चला करती है। किसी अफसर या नेता के दूसरे शहर में, दूसरे सूबे में पहुंचने से पहले ही उसकी इमेज वहां पहुंच जाती है। तो आरएस यादव उन अफसरों में से रहे हैं जिन्होंने सच्चाई और भरसक ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। वो इस इंटरव्यू में ये भी बता रहे हैं कि जब भजन लाल मुख्यमंत्री रहते हुए सोनीपत में और जिंद में उनके नज़दीकी मंत्री और लोगों ने सिफारिश की थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था, भजन लाल का जब फोन आया था, कि इन 4-5 मामलों में मैं किसी की नहीं सुनता हूं। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनेंगे, उन्होंने कहा कि इन 5 मामलों में नहीं सुनूंगा। वो बाकायदे गिनाते हैं, लूट, मर्डर, डकैती, रेप वगैरह गिनाते हैं कि हीनियस क्राइम में मैं किसी की नहीं सुनता हूं। और 1 साल में उनको उन दोनों जिलों से हटा भी दिया गया था। और सिरसा में प्रधानमंत्री ने जब कैफियत पूछी थी आगजनी की और आंदोलन में जो कुछ भी तोड़-फोड़ हुआ था नरसिंह राव ने भजन लाल से, तब जाकर के वो बुला करके, सीआईडी में हुआ करते थे, सिरसा में उनको भेजा गया था। और इन्होंने एक साथ 7 थानेदारों को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वो जो है चौटाला परिवार पे हाथ नहीं डालना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी साथ में चलूँगा, यदि आप हाथ नहीं डालना चाहते हो तो लो ये सज़ा भुगतो। पुलिस है ये, यहाँ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, उन्हीं के बातचीत से एक बात ज़रूर लग रही है, कहीं न कहीं उनके मन में जब ऑफ़र मिला तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा आई। चलो पत्नी का चुनाव लड़ा देते हैं, वो विधायक बन जाएगी। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा आई होगी, क्योंकि चुनाव लड़ने से अदरवाइज़ वो जज थी और किसी वजह से सस्पेंड हो गई या बर्खास्त भी हो गई, फिर राजनीतिक जीवन में आने की क्या ज़रूरत थी? तो इस बात में थोड़ा-सा दम लगता है। लेकिन इससे आरएस यादव की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा कम नहीं हो जाती है। और अभय चौटाला ने जो कुछ भी किया है, वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक आईपीएस के साथ ये व्यवहार। और तब जब चौटाला परिवार का शासन हुआ करता था, तो हरियाणा के लोग, आस-पास के लोग बताया करते हैं कि क्या वहाँ पे माहौल हुआ करता था। अब वो बात गुज़रे ज़माने की हो गई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।